हेलो एवरीवन, चलो आज हम सुनाते हैं एक अलग सी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सोचिए, आपका फोन बजता है, आप उठाते हैं और दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज खुद को दिल्ली पुलिस का एक बड़ा अफसर बताती है। और वो कहती है कि आपके नाम पर एक पैकेज मिला है जिसमें नकली पासपोर्ट और ड्रग्स हैं और आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगने वाला है। बाप रे। दिल की धड़कन तेज हो जाती है ना? आज हम एक ऐसे ही खतरनाक स्कैम की बात करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। हाँ, ये नाम काफी चल रहा है आजकल। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक हैरान कर देने वाला केस है। दिल्ली के एक एनआरआई डॉक्टर दंपति जो बेहद पढ़े लिखे और सफल हैं, अच्छा। उनसे ठगों ने इसी तरीके से लगभग 15 करोड़ रुपए लूट लिए। 15 करोड़? हाँ, हम इस मामले की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि ये घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि दिमाग पर कब्जा करने का खेल कैसे है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है। हम उस मनोवैज्ञानिक जाल को, उस साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझने की कोशिश करेंगे जो ये अपराधी बुनते हैं। वे कैसे पढ़े लिखे लोगों को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। वे डर को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। और सबसे जरूरी, हम और आप इस तरह के दिमागी खेल से खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए इस केस की परतें खोलते हैं। पीड़ित है डॉक्टर ओम तनेजा और डॉक्टर इंदिरा तनेजा। डॉक्टर हैं दोनों? हाँ, दिल्ली में रहते हैं, एनआरआई है और रकम कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 14.85 करोड़ रुपए। करीब 15 करोड़। ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है एक अनजान नंबर से आए फोन कॉल से। कॉल करने वाला खुद को ट्राई का एक अधिकारी बताता है। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी? हाँ, जो भारत में सभी टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करती है। वो डॉक्टर दंपति को बताता है कि उनके नाम से एक नंबर चल रहा है जिसका इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों में हो रहा है। अच्छा, ये तो एक आम बहाना है। बिल्कुल। इसके बाद वो लाइन किसी और को ट्रांसफर करता है जो खुद को मुंबई पुलिस का बड़ा अधिकारी बताता है। फिर कोई जज बनता है, कोई टैक्स अधिकारी, मतलब एक पूरी फौज खड़ी कर देते हैं ये लोग। और ये जो एक के बाद एक अलग अलग अधिकारियों का नाटक किया जाता है ना, ये इनकी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। इसे कहते हैं अथॉरिटी का भ्रम पैदा करना। अथॉरिटी का भ्रम? हाँ, जब कोई इंसान पहले ट्राई, फिर पुलिस, फिर जज से बात करता है तो उसे लगने लगता है कि मामला वाकई बहुत बड़ा और गंभीर है। उसका दिमाग ये मानने लगता है कि पूरी सरकारी मशीनरी उसके खिलाफ हो गई है। मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। बिल्कुल। और ध्यान दीजिए, उन्होंने आरोप क्या लगाया? मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, ये कोई आम चोरी का आरोप तो है नहीं। वही तो। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा जटिल वित्तीय अपराध है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कोई गहरी जानकारी नहीं होती। सही। इस अनजान शब्द का डर ही उनका आधा काम कर देता है। सामने वाला इतना घबरा जाता है कि उसकी तर्क करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। और इसी घबराहट का फायदा उठाकर उन्होंने अपना सबसे बड़ा दाव खेला, डिजिटल अरेस्ट। ये शब्द सुनने में ही कितना अजीब है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या उन्होंने उन्हें सच में गिरफ्तार कर लिया? नहीं, और यही स्कैम की सबसे शातिर बात है। उन्होंने दंपति को कहा कि चूंकि आप पर गंभीर आरोप हैं, हम आपको डिजिटल अरेस्ट में रख रहे हैं जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि उन्हें 24 घंटे 7 दिन एक वीडियो कॉल पर रहना था। एक मिनट। वीडियो कॉल पर कितने दिन तक? 17 दिनों तक। 17 दिन? कोई किसी को 17 दिन तक लगातार वीडियो कॉल पर कैसे रख सकता है? क्या उन्होंने खाने पीने या सोने के लिए भी कॉल बंद नहीं की? नहीं। ये तो दिमागी तौर पर किसी को तोड़ने जैसा है। यही तो उनका मकसद था। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक अपहरण है। सोचिए, 17 दिन तक आप पर कैमरे से नजर रखी जा रही है। आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात करने की इजाजत नहीं है। आप घर से बाहर नहीं जा सकते। आपका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह काट दिया गया है। मतलब पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया। एग्जैक्टली। ऐसा करके वे 3 चीजें हासिल करते हैं। पहला, वे आपका सपोर्ट सिस्टम तोड़ देते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप कमजोर पड़ जाते हैं। सही है, किसी से सलाह नहीं ले सकते। हाँ। दूसरा, लगातार निगरानी आपको मानसिक रूप से थका देती है। नींद पूरी नहीं होती, तनाव तो चरम पर होता है। ऐसी हालत में इंसान की सोचने समझने की शक्ति लगभग शून्य हो जाती है। और तीसरा और सबसे खतरनाक, वे आपकी सच्चाई को कंट्रोल करने लगते हैं। सच्चाई को कंट्रोल करना? हाँ,
इन 17 दिनों में दंपति को जो भी जानकारी मिल रही थी वो सिर्फ इन ठगों से मिल रही थी। वे उन्हें वीडियो कॉल पर नकली सरकारी वारंट्स दिखाते, नकली दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट्स भेजते। अच्छा। धीरे धीरे पीड़ित की दुनिया सिमटकर उस वीडियो कॉल तक रह जाती है और उसे ठगों का हर झूठ सच लगने लगता है। उनका अपना घर ही उनके लिए एक जेल बन जाता है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं बल्कि एक पूरा ऑपरेशन था। बिल्कुल। उन्होंने इस काम को इतनी सफाई से अंजाम कैसे दिया? उनके हथियार क्या थे? उनके पास 2 मुख्य हथियार थे, टेक्नोलॉजी और सोशल इंजीनियरिंग। ओके। टेक्नोलॉजी के नाम पर उन्होंने वीडियो कॉलिंग और स्क्रीन शेयरिंग का इस्तेमाल किया। वीडियो कॉल एक ऑडियो कॉल से कहीं ज्यादा असरदार होती है ना? हाँ बिल्कुल, चेहरा दिखता है तो भरोसा ज्यादा होता है। सही। जब पीड़ित को स्क्रीन पर कोई वर्दी में दिखता है या कोई नकली आईडी कार्ड दिखाता है तो उसे लगता है कि सब कुछ असली है। और स्क्रीन शेयरिंग के जरिए वे नकली दस्तावेज दिखाकर अपने झूठ को और पुख्ता करते हैं। और ये सोशल इंजीनियरिंग, इसका क्या मतलब है? सोशल इंजीनियरिंग यानी इंसानी मनोविज्ञान से खेलने की कला। उनकी पहले से तैयार की गई स्क्रिप्ट्स थीं। स्क्रिप्ट्स? हाँ, पूरी स्क्रिप्ट जिसमें ठीक वैसी ही भाषा और शब्दों का इस्तेमाल होता है जैसा सरकारी दफ्तरों में होता है। वे जानते थे कि किस बात पर धमकी देनी है, कब नरमी दिखानी है और कब पीड़ित को ये महसूस कराना है कि हम तो बस आपकी मदद कर रहे हैं। वाह। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, ये लोग डॉक्टर थे, बेहद पढ़े लिखे, तो फिर वे कैसे फंस गए? आमतौर पर तो यही लगता है कि ऐसे स्कैम में कम पढ़े लिखे लोग ही फंसते हैं। असल में ऐसे घोटाले अक्सर इन्हीं पढ़े लिखे और सफल लोगों को निशाना बनाते हैं। ऐसा क्यों? उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा ही उनकी कमजोरी बन जाती है। सोचिए, एक डॉक्टर के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसा आरोप उसकी पूरी इज्जत, उसका पूरा करियर मिट्टी में मिला सकता है। बिल्कुल, अपराधी इसी इज्जत के खोने का डर इस्तेमाल करते हैं, जो शायद पैसे खोने के डर से भी बड़ा होता है। वो जानते हैं कि ऐसा इंसान बदनामी से बचने के लिए कुछ भी करेगा। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब उनका निशाना पैसा नहीं बल्कि इंसान की इज्जत होती है। और पैसा तो बस एक नतीजा है। ये सब सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है। ऐसी हालत में एक आम इंसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कहाँ जाए, किसे फोन करे? देखिए, अगर कोई इस जाल में फंसने की कगार पर है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है फोन काट देना। बस फोन काट देना। हाँ, उस बातचीत को वहीं खत्म कर दीजिए। ठगों की सबसे बड़ी ताकत होती है आपको फोन पे उलझाए रखना, आपको सोचने का मौका ना देना। जैसे ही आप फोन काटते हैं उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है और आपको सोचने का वक्त मिल जाता है। लेकिन वो तो बार बार कॉल करेंगे, धमकाएंगे। करने दीजिए। फोन काटने के बाद तुरंत अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य को फोन कीजिए। अच्छा। किसी और से बात करने भर से ही दिमाग का जाला साफ हो जाता है और स्थिति साफ दिखने लगती है। सही बात है, एक दूसरा नजरिया मिल जाता है। बिल्कुल। और अगर आपको फिर भी शक है तो उस सरकारी विभाग जैसे पुलिस या टैक्स डिपार्टमेंट को उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर खुद कॉल करके पुष्टि करें। ये बहुत जरूरी है। हाँ, कभी भी उस नंबर पर वापस कॉल ना करें जो कॉलर ने आपको दिया है। ये तो हुआ बचने का तरीका। लेकिन मान लीजिए किसी से गलती हो गई और उसने पैसे भेज दिए, तब क्या? क्या वो पैसा वापस मिल सकता है? यहाँ समय सबसे कीमती है। जैसे ही आपको एहसास हो कि आपके साथ धोखा हुआ है, 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना अपने बैंक को फोन करें। तुरंत उन्हें बताएं कि यह एक धोखाधड़ी वाला लेन देन है। साइबर अपराधों में एक गोल्डन आवर होता है, यानी शुरुआती 1-1.5 घंटा। अच्छा, गोल्डन आवर। हाँ, अगर आप इस समय के अंदर बैंक को सूचित कर देते हैं तो बहुत संभावना है कि बैंक उस पैसे को आगे जाने से रोक ले। और बैंक के बाद? बैंक को बताने के बाद अगला कदम है पुलिस में शिकायत दर्ज कराना। आप अपने नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। जैसे दिल्ली में IFSO है। हाँ बिल्कुल। या फिर आप भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं। क्या ये FIR दर्ज कराना वाकई जरूरी है? कई लोग शर्म के मारे आगे नहीं आते। ये बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। FIR धोखाधड़ी का एक आधिकारिक रिकॉर्ड बनाती है। इसी के आधार पर बैंक आपके पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। और पुलिस भी एक्शन ले सकती है? बिल्कुल। आपके पास जो भी सबूत हैं, कॉल लॉग्स, बैंक स्टेटमेंट के स्क्रीनशॉट्स, ठगों के नंबर, सब कुछ पुलिस को दें। चुप रहने से सिर्फ अपराधियों का हौसला बढ़ता है। अगर कोई इस जाल में फंस जाए तो तेजी से एक्शन लेना सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी। लेकिन इससे भी अच्छा तो ये होगा कि हम इस जाल में फंसे ही ना। तो सवाल ये है कि आम जिंदगी में इससे बचने के कुछ सुनहरे नियम क्या हैं?
कुछ बहुत ही सीधे और सरल नियम हैं। पहला, कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स विभाग, आपको फोन पर धमकाकर तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए कभी नहीं कहेगी। कभी नहीं। कभी नहीं। उनकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है। वे आपको आधिकारिक नोटिस भेजते हैं। जो कोई भी फोन पर पैसे मांगे वो 100% फ्रॉड है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। और दूसरा नियम? दूसरा, अपना OTP, UPI पिन या पासवर्ड कभी किसी के साथ फोन पर साझा ना करें। ये मंत्र की तरह याद कर लीजिए। कोई भी बैंक या असली कंपनी आपसे ये जानकारी कभी नहीं मांगेगी। और तीसरा, अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल से हमेशा सावधान रहें। और अगर कोई आपसे आपके फोन की स्क्रीन शेयर करने को कहता है तो ये खतरे का सबसे बड़ा संकेत है। सबसे बड़ा। बिना कुछ सोचे समझे तुरंत फोन काट दें। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक तकनीकी घोटाला नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, डर और धोखे का एक खतरनाक कॉकटेल है। हमने देखा कि कैसे ठगों ने एक पढ़े लिखे डॉक्टर दंपत्ति को 17 दिनों तक उनके ही घर में मानसिक रूप से बंदी बनाए रखा और उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए। बिल्कुल। ये केस हमें सिखाता है कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना जरूरी है। ठगों के तरीके लगातार बदल रहे हैं और हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा। सही कहा। और इसी बात पर मैं एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। जरूर। अभी तो ये ठग नकली वर्दी, नकली ID कार्ड और अपनी आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सोचिए कुछ साल बाद क्या होगा जब वे AI जनरेटेड आवाज या डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल करने लगेंगे। जब आपके किसी अपने की आवाज में या किसी असली दिखने वाले पुलिस कमिश्नर के वीडियो का कॉल आएगा जो आपसे पैसे मांग रहा हो, तब आप सबूत और भरोसे पर कैसे यकीन करेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। एक ऐसी दुनिया में हम खुद को कैसे सुरक्षित रखेंगे जहां कुछ देखना या सुनना भी सच होने की गारंटी नहीं होगी।